स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इतिहास। और इतिहास जो है ये अब 12th वाले इतिहास नहीं, हम लोग सामाजिक विज्ञान जो क्लास 10वीं का है ना, उससे रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जो सामाजिक विज्ञान के अंदर में जो बुक है, जैसे इकोनॉमिक्स था आपका, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, ये सभी का हम लोग VVI प्रश्न देख लिए। तो चलिए इतिहास का देखते हैं। और जो आपको हम बताएंगे, देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 10वीं टॉप 75 MCQ प्रश्न हम लोग देखेंगे इसमें। और परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप क्लियर कर लीजिए। चलिए सबसे सटीक सबसे आसान आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखने से पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आप देखने में आपको आसानी हो। दिया हुआ कहता है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी संस्कृति सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए राजनीतिक सत्ता जो है वो संस्कृति सत्ता से मिलकर बनता है, उसे राज्य कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्र राज्य कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो कहता है जब इस चैप्टर को यूरोप में राष्ट्रवाद का युद्ध जब पढ़ रहे होंगे तो इसमें दिया हुआ है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो ये जो था वो फ्रेडरिक सोर्यू था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ फ्रेडरिक सोर्यू, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है अंसर्ट रेनन कौन था। तो अंसर्ट रेनन जो है, जब इस यूरोप में राष्ट्रवाद का युद्ध जब पढ़ेंगे तो वो था एक दार्शनिक था। अंसर्ट रेनन कौन था? दार्शनिक था। तो यहाँ पे है कि अब यहाँ पे दिया हुआ है तो फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक, ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। ठीक है, कहता है कि निम्न में से किसे मेटरनिख ने, ये VVI प्रश्न है, निम्न में से किसे मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो मेजिनी को बताया है ना, मेजिनी को बताया। चलिए छठा नंबर प्रश्न को देखिए। छठा में दिया हुआ निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। तो देखो नेपोलियन जो है उसको पराजित करने वाला देश कौन कौन सा था, मिलकर जो लड़ा हुआ था, तो कौन कौन सा था। तो उसमें देखिए नेपोलियन के साथ लड़ने वाले देश थे ऑस्ट्रिया, पर्सा, रूस, ब्रिटेन। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया, पर्सा, रूस, ब्रिटेन। देखिए जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ ब्रिटेन, रूस, माफ़ कीजिए, ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। हाँ, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो राष्ट्रवाद की पहली क्रांति जो है वो अभिव्यक्ति था फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। आगे देखिए एकीकरण के बाद जर्मन का सम्राट किससे घोषित किया गया। तो जब एकीकरण किया गया और जर्मन के जो सम्राट घोषित किए गए वो जो थे वो राजा विलियम प्रथम था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राजा विलियम प्रथम, देखिए पर्सा के राजा विलियम प्रथम, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। एंड नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था। तो 19वीं सदी के मध्य जो है वो इटली 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 7 भागों में बटा हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो जर्मन वीरता का प्रतीक जो है वो बतूल को माना जाता है। किसको? बतूल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। तो कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 आई थिंक, हाँ 1832 में ही हुआ था। गुड, 1832 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 1832। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी छवि मतलब किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर के अनुसार किसकी छवि को इसमें, तो मारियान का किया गया था। किसका? तो मारियान का किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ये में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, इंग्लैंड और, देखिए इस जगह पे समझिए, इस जगह पे खाली स्थान है। इंग्लैंड और खालिस्तान के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ठीक है, तो कब किसके समझ हुआ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ स्कॉटलैंड में हुआ। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच
ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले विस्मार्क चांसलर, विस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो विस्मार्क जो था वो पर्सा के चांसलर थे। कहाँ के? पर्सा के। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है पर्सा। ठीक है, आगे देखिए कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी हुई है? तो राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो वो यहाँ पे देखिए समान संस्कृति के साथ, इतिहास के साथ, भाषा और लोक परंपरा के साथ, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो एक पेशिया मैगजीन जो है वो इंग्लैंड में प्रकाशित किया गया था। कहाँ पे बाबू लोग? इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो मुद्रण तकनीक जो है सबसे पहले वो आई थिंक भारत चीन में हुआ होगा। हाँ, चीन ही हुआ, सही आंसर आपका चीन है। ठीक है, आपका सही आंसर चीन में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया? तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो लाया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा। तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा, आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देता है कि जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीक लाई गई? तो जापान में जो है वो छपाई की तकनीक जो लाई गई थी वो चीन के बाद बौद्ध मिशनरियों ने बौद्ध मिशनरी था, उसने ईसा पूर्व 1768 से 1770 के मतलब आप 768 से 770 के बीच के आसपास से लगाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो अभी हम आपको बताएं कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी। जो क्वेश्चन था मुद्रा तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी, तो ये कहाँ हुआ था? तो चीन में। अभी आपको बताया गया था पीछे, तो आपका सही आंसर चीन हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा वो अंग इंडिया जो है उस पत्रिका के संपादन किया है। ठीक है, तो किसका? तो यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सुलेखन शब्द का अर्थ है। तो सुलेखन शब्द का क्या अर्थ है? तो सुलेखन शब्द का अर्थ होता है कि सुंदर और शैलीवाद लेखन की कला को सुलेखन कहा जाता है। जिसकी लेखन सुंदर होता है, ठीक है, और शैली के साथ होता है, उसी को सुलेखन कहा जाता है। मतलब सुंदर देखने में और शैलीवाद हो से सुलेखन कहा गया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन कि पांडुलिपियों का उत्पादन यूरोप में संभव हो पाया क्योंकि चीनी कागज, रेशम और मसाले की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में पूरे यूरोप पहुंच चुका था। ठीक है, तो वही रीजन था आपका। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कहता है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? वीवीआई प्रश्न है और आप बचपन से याद किए होंगे। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार किया गया है वो गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया है। जो ऑप्शन नंबर आपका ये भी दिया हुआ है। अब आगे दिया हुआ है कंपोजिटर शब्द का अर्थ है। तो कंपोजिटर शब्द का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति मुद्रा के लिए पाठ की रचना करता है उसी को कंपोजिटर कहते हैं। ठीक है, तो आपका दिया हुआ है कि वह व्यक्ति जो मुद्रा के लिए पाठ की रचना करता है उसे कंपोजिटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के जो लेखक है वो फुले जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ज्योतिबा फुले, जो ऑप्शन नंबर बी में, माफ़ कीजिएगा, सी में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन कि वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो ये बताते चले कि ये जो पारित हुआ था वो लॉर्ड लिटन, जी हाँ, लॉर्ड लिटन के समय ही पारित किया गया था। जी, आप बताइएगा कि लॉर्ड डलहौजी के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? वो कोई भी एक कमेंट एक्ट का कमेंट करके आप बता सकते हैं। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा?
तो पिकविक पेपर्स उपन्यास जो लिखा गया था वो चार्ल्स डिकेंस के माध्यम से लिखा गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मुद्रा की सबसे पहली तकनीक किन 3 राष्ट्रों में आई थी? तो मुद्रा की सबसे पहली तकनीक किन 3 राष्ट्रों में आई थी? तो वो जो आया था वो चीन, कोरिया और जापान था, जो ऑप्शन नंबर बी में है आपका। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो 868 ईस्वी में। ठीक है, 868 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, जो हमने बोला 868 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले जिस देश में हुआ था उस देश का नाम है इंग्लैंड। क्या है बाबू लोग? इंग्लैंड है। ठीक है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में जो है वो औद्योगिकरण का वर्णन किया गया है, महिमा मंडन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो स्पिनिंग जेनी मशीन ने जो प्रक्रिया की वो क्या किया? उसने कताई, ठीक है, कताई के क्षेत्र में वो ज़्यादा एक्टिव हो गए। स्पिनिंग जेनी के माध्यम से कताई किया जाता था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि निम्न में से किसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया? तो मिल का जो निर्माण किया, कपास मिल का जो निर्माण किया, वो रिचर्ड आर्कराइट जो है उसने किया था। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। निम्न में से कौन गुमास्ता से संबंधित है? तो निम्न में से कौन गुमास्ता से संबंधित है? तो वो है कंपनी द्वारा नियुक्ति पर्यवेक्षक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत में पुराने व्यापार के केंद्र निम्न में से कौन थे? तो भारत में जो पुराने व्यापार के केंद्र थे वो सूरत और हुगली था। ठीक है, उसमें सूरत और हुगली, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखिए, फटाफट हम लोग देखेंगे, स्पीड देखेंगे, 75 क्वेश्चन को कवर करना है। किस पर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाह से जोड़ा? तो किसके माध्यम से हुआ था? तो वो सूरत जो है, ठीक है, सूरत बंदरगाह ने, किसने? सूरत बंदरगाह, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से क्या गुमास्ता का कार्य था? तो गुमास्ता का क्या कार्य था? तो गुमास्ता का जो कार्य था वो था बुनकरों का परीक्षण करना, आपूर्ति लेना, कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना, और इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली कपास मिल जो स्थापित की गई थी वो था मुंबई, जिसको बम्बई, अभी तो मुंबई हो गया, उसमें बम्बई था, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए कि 19वीं, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया है ना, कम इसको करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक हुआ बाबू लोग। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? तो 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? तो वो था कपास और धातु के उद्योग, कपास और धातु का उद्योग, ऑप्शन नंबर ये। पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली भारतीय जूट मिल जो स्थापित की गई थी वो बंगाल में किया गया था। कहाँ पे? बंगाल में किया गया था। चलिए आगे देखिए, शुरुआती कारखाने कहाँ और कब लगाई गई थी? तो शुरुआती कारखाने जो है वो इंग्लैंड में लगाया गया था। ठीक है, और कब लगाया गया था? तो आई थिंक 1730, हाँ 1730 के दशक में इंग्लैंड में लगाया गया था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 1730। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है? तो औद्योगिक क्रांति का कारण जो नहीं है वो धर्म सुधार आंदोलन, वो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है। आगे देखिए, कार्डिंग एक प्रक्रिया है, तो वो क्या है? तो वो जो है जिसमें कपास या उनके रेशे को कताई के लिए तैयार किया जाता है उसको कार्डिंग कहा जाता है, कार्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था? तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और बहुत कम प्रश्न बचा हुआ है, लगभग हम लोग 45 प्रश्न देख चुके हैं।
ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे भी तक आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? तो वो भी था 1923 में जो है वो इंग्लैंड ही था। कौन सा था? माफ़ कीजिएगा, अमेरिका था, ठीक है, अमेरिका, इंग्लैंड तो नहीं था, अमेरिका था। आगे देखिए कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भिता करता है। तो वैश्वीकरण क्या करता है? तो मुख्य रूप से वो क्या करता है, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले कुछ वर्षों से उभरी है, मतलब 50 वर्षों से लगभग। हाँ जी, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 50 वर्षों से, यही बात को लिखा गया है। कॉर्न कानून किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न कानून जो है वो पारित किया गया था, उस देश का नाम है ब्रिटेन। क्या है बाबू लोग? ब्रिटेन है, ठीक है। क्या है? ब्रिटेन। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? तो सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? वो 30% था, 30% था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन से देश मित्र राष्ट्र थे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो ये जो बनाई गई तो वो पंजाब प्रांत में बनाई गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखिए, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा गया है? तो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को सिल्क मार्ग कहा गया। वीवीआई प्रश्न है, सिल्क मार्ग, ठीक है। वृहत उत्पादन पद्धति से बनी फसल वृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? तो पहली कार का जो नाम रखा गया था वो टी मॉडल था, ठीक है। कौन सी मॉडल? टी मॉडल था। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिरी? तो 50% तक गिर गया था। कितना? 50, माफ़ कीजिएगा ये नहीं होगा, एंड 50%। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? तो ये जो हुआ है वो किसमें हुआ है? तो आलू में। किसमें बाबू लोग? आलू, 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 आलू में, जी हाँ। आगे देखिए, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो होसे मेला का आयोजन त्रिनिदाद में किया जाता था। कहाँ पे? त्रिनिदाद। आगे देखिए, निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतान है? तो ब्रिटेन वुड के जुड़वा संतान जो माने जाते थे वो था दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये दोनों जुड़वे संतान के रूप में देखा जाता है। आगे देखिए, दिया हुआ है कि वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो वृहत उत्पादन व्यवस्था जो अमेरिका में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कहाँ पे? अमेरिका में। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ, निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? तो रेशम मार्ग के द्वारा जो पूरी दुनिया में यात्रा नहीं करने वाले जो थे वो क्या, कौन था? पर्यटक था। कौन? पर्यटक। ऑप्शन नंबर डी आपका है, ठीक है। आगे देखिए, एंड आगे आप देखिए, और ये बहुत लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है, कहता है कि गिरमिटिया, ऊपर थोड़ा सा कीजिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही होगा आपको कमेंट करके फटाफट बताना है, ठीक है। देखिए, तो गिरमिटिया मजदूर कहाँ से भेजा जाता था? तो वो गिरमिटिया मजदूर पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। कहाँ से? पश्चिमी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए, बहुत कम प्रश्न बचा हुआ है, इसको धड़ाधड़ देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जब लौटे थे 1915 में लौटे। कब? 1915 में। चलिए और देखिए, प्रश्न दिया हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में किया गया था। तो 1920 नागपुर अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था वो 1885 में किया गया था। कब?
1985 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया? तो गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का जो दौरा किया गया था वो था 1917। कौन? 1917। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में जो किसानों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र थे। ठीक है, बाबा रामचंद्र, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। ठीक है, उस सन्यासी का नाम बताइए जो फौजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। तो उस सन्यासी का नाम जो है वो बाबा रामचंद्र थे। ठीक है, जो फौजी में गिरमिटिया मजदूर थे, बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो वो बागानों को छोड़कर घर की ओर चल गए। ठीक है, बागानों को छोड़कर वे क्या हुआ? घर की ओर चल गए। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सरदार भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सरदार भाई पटेल ने बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था क्योंकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली की अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देना, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिया हुआ निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? तो गठित स्वराज पार्टी से जुड़ने वाले जो थे वो मोतीलाल नेहरू और CR दास था। ठीक है, CR दास, तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू और CR दास, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में किया गया था। कब किया गया था? 1916 में किया गया था। आगे देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में तुर्की जो है उसके शासक के समर्थन में शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1919, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत भी प्रश्न है। खान अब्दुल्ला गफर खान, ठीक है, इसको कहा गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अब्दुल्ला खान गफर। ठीक है, खान अब्दुल्ला खान, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ये भी प्रश्न है। गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों, हम लोग 75 प्रश्न देख चुके हैं। ठीक है, 75 प्रश्न देख लिया। अगर आप इसे देख लिए हैं, क्लियर कर लिए, तो आपके बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर कतई नहीं आने वाला है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और परीक्षा से पहले जरूर इसे देख के एक बार जाइए, क्योंकि अगर बोर्ड में लाना चाहते हैं ज़्यादा नंबर तो इस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे।